हम लोग पढ़ेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी का हम लोग का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के में। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी में हम लोग दो चीज़, सिंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके सिंपल स्पेस के बारे में पहले हम लोगों ने फिर 16.1 में पढ़ाई किया। 16.2 जो हमारा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने इवेंट के बारे में पढ़ा और कि कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो आज उसके जो है इस जो 16.3 का जो हमारा होगा, जो उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पढ़ेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ का जो प्रोबेबिलिटी जो है किसी चीज़ को क्वांटिफाई करता है कि किसी चीज़ के चांसेस का क्या है, उसका जो पूरा साइंस है यह बताता है। जैसे कि हम लोग एक गेस करते हैं कि इसकी इतनी ये किसी चीज़ का कि ये किसी इवेंट के होने का कोई प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो चांस को हम लोग तो इसको इस चांस को क्वांटिफाई करता है प्रोबेबिलिटी। अब तुम कह सकते हो कि ऐसा तो कभी एक और भी बात जो प्रोबेबिलिटी के बारे में कही जाती है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी में, जैसे कि तुम अभी तक पढ़ते भी आए हो, क्लास 10 तक भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाई किया होगा, तो प्रोबेबिलिटी को निकालता भी होगा कि जब एक कॉइन को टॉस करें हम लोग, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग 1/2 कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जो थ्योरी 1/2 है, तो 2 बार क्या फेंक देंगे तो 2 बार में 1 बार क्या हेड आ ही जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। 2 बार टेल लगातार, तो फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी का काम क्या है, जब आपका जो है 2 बार आना चाहिए प्रोबेबिलिटी में हेड आ जाना चाहिए क्वांट थ्रो करने पर, तो कोई ये कह सकता है कि नहीं तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी तो यहाँ पे क्या हो गया, लागू नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कह सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी का जो थ्योरी है ये तभी ज्यादातर आपका करेक्ट होता जाएगा जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को आप बढ़ाएंगे। प्रोबेबिलिटी का थ्योरी में ये कह सकता है कोई कि 2 बार हमने थ्रो किया तो कहाँ हेड, तो 1 बार में आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आपकी थी 1/2 तो आपका नहीं आया, मतलब कि प्रोबेबिलिटी का थ्योरी यहाँ लागू नहीं हुआ। तो ऐसा कह मतलब यहाँ पे बिल्कुल ये बात इस एक्सपेरिमेंट से ये कहा जा सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी की थ्योरी लागू नहीं हुई। तो यहाँ पर जब भी प्रोबेबिलिटी का थ्योरी तभी लागू होगा जब आप अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जितना लार्ज करते जाएंगे। आप देखेंगे, आप इस एक्सपेरिमेंट को, इसे हेड टेल का एक्सपेरिमेंट को 100 बार कर लीजिए, आप देखिए प्रोबेबिलिटी लगभग आपका 1/2 के करीब आ जाएगा। हो सकता है 49/100 हो सकता है, लेकिन आपका 1/2 का, और आप एक ऑब्जर्वेशन बढ़ा दीजिए, आप लगभग क्या हो जाएंगे, आप 1/2 के करीब आते चला जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब आप बढ़ाते हैं तो आप बिल्कुल इक्वली जो इवेंट है आपका, प्रोबेबिलिटी का थ्योरी आपका लागू होता जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि तुमको प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहां पे लागू हो सकता है, किस कोई एक ऐसा जहां पर लागू करें, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल कि तुमको अगर कोई एक चौराहा है जहां पर कि 4 तरफ से रोड आ रहे हैं, वहां पर आपको एक जो कि रेड ब्लू ग्रीन का ऑटोमेटिक लाइट सेटअप करना है कि कितना देर के बाद ये क्लियर हो जाए, ये मतलब इधर ग्रीन हो जाए इधर रेड हो जाए, उसको सेट करना है जिससे कि ट्रैफिक पुलिस को क्या हो सके कि बिना भी वहां पर जो है तुमको जो यातायात है वो सब चल सके। तो उसमें क्या कर सकता है, देखो प्रोबेबिलिटी थ्योरी वहां पे काम कर सकता है और अलग अलग टाइम के लिए। जैसे मॉर्निंग टाइम में एक तरफ से हो सकता है रोड पर ज्यादा गाड़ी जाता होगा, और दूसरा टाइम में किसी टाइम हो सकता है ऑफिस ज्यादा जब खुलेगा तो फिर उल्टा हो जाएगा ट्रैफिक का टैक्स। तो ये चीज है कि एक ही टाइम में हर तरफ से, चारों तरफ से इक्वल नंबर ऑफ गाड़ी आएगी, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे इस चीज को लागू करने के लिए कि अलग अलग टाइम में, जैसे देखिएगा ऑफिस आवर में है या स्कूल आवर है किसी तरफ, तो उस समय आप ऑब्जर्व कीजिए वहां पर जाकर के, आपको पहले जाकर के वहां पर देखना पड़ेगा। जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा 2 दिन 4 दिन, तो आपको प्रोबेबिलिटी के आधार पर फिर एडजस्ट उस लाइट को कर दीजिएगा, तो वो बिल्कुल लगभग वो करेक्ट तुमको आने लगेगा। तो उससे द्वारा जो है ट्रैफिक जाम से आपको मदद मिल सकता है। इस तरह से बहुत से जगह पर प्रोबेबिलिटी के क्या हो सकते हैं, एप्लीकेशन हो सकती है। तो खैर ये तो प्रोबेबिलिटी के कुछ यूजेज के बारे में थे, जो हम लोग का मैथमेटिकल डिफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर किसी प्रोबेबिलिटी का जहां तक बात करें हम लोग, तो किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है जिसका कि सिंपल स्पेस पता हो, तो जो फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो तुम्हारा जो रहा होगा तुमको ऑब्जर्वेशन इन द सिंपल स्पेस, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। इक्वली लाइकली इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ equally likely event is the number of favorable outcome divided by
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में जितना टोटल और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे अगर तुमको किसी इवेंट में जो उसके फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे उससे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, तुमको निकल जाएगा। जैसे है तुमको इफ NS इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का तुमको हो गया NS हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वली लाइकली सारा हो, और NE जो है तुमको नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट E। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E PE इक्वल्स टू NE बाय NS, NE बाय NS, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको प्रोबेबिलिटी का बता देगा। जैसे कि तुम क्लास 10 में भी इस फार्मूला बनाए होंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि तुमको अगर तुमको जैसे कि टॉसिंग ए क्वाइन अगर है, टॉसिंग ए क्वाइन, तो S है तुमको H, T है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। तो इसमें NS क्या होगा तुमको, 2 है, 2 ऑब्जर्वेशन आपके हैं इसको, फिर से पॉसिबल आउटकम, और E हो गया तुमको इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। तो इसका NE क्या होगा तुम्हारा, NE जो कि इसमें तो E में तुम्हारा सिर्फ हेड आ गया, H हो गया, इसमें 1 है, जो फेवरेबल है 1 हुआ तुम्हारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड PE इक्वल्स टू क्या हो गया, NE बाय NS, दैट्स इक्वल्स टू 1/2। इस तरह के क्वेश्चंस तुम क्लास 10 में भी बनाए हो, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी के डिफरेंस बता। और यहां पर क्या था कि इक्वली प्रोबेबिलिटी का मतलब यह होगा कि हेड और टेल आने की यहां पे कोई फेवरेबल नहीं है कि हेड ज्यादा आएगा और टेल कम आएगा। जब दोनों इक्वली लाइकली है तो इसको हम लोग इसमें लागू कर सकते हैं। तो जाहिर है कि ये समझ में आ गया होगा तुमको, वेरी सिंपल एग्जाम्पल से बता दिए, और जो बुक्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी देखेंगे धीरे धीरे। तो प्रोबेबिलिटी के और भी कुछ थ्योरीज को हम देखते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे। प्रोबेबिलिटी में जैसे कि है तुमको प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है किसी भी चीज का, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से 1 के बीच लाई करती है। तो ये भी प्रूव करना काफी आसान भी है। प्रोबेबिलिटी जो है तुमको कभी भी जो है तुमको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच लाई करेगी। Probability of an event lies between 0 and 1. Star है the probability of an event lies between 0 and 1। तो प्रोबेबिलिटी जो है तुमको 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो 0 लेस देन इक्वल्स टू कोई प्रोबेबिलिटी PE लेस देन इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग प्रूव करना चाहें, इसको प्रूव करें अगर, तो प्रूव इसका होगा कभी भी 0 से लेके NE नंबर ऑफ एलिमेंट इन E जो है ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, NS से तो कभी ज्यादा हो नहीं सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सैंपल स्पेस में कभी भी उससे ज्यादा होगा या इसके इक्वल होगा, और 0 से नंबर तो कभी भी 0 के बराबर होता है या तो उससे निगेटिव में तो कभी आएगा नहीं। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या होगा 0 से 1 के बीच होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, और इसको डिवाइडेड बाय NS, डिवाइडेड बाय NS, सबको डिवाइड कर दिए, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे। 0 बाय NS लेस देन इक्वल टू NE बाय NS और लेस देन इक्वल टू NS बाय NS। तो ये जो तुमको हो गया 0 से लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 1, तुम्हारा ये प्रूव हुआ।
और अगर तुमको सारे जो इवेंट्स होंगे, सारे अगर तुमको एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएगा तो उसका सम क्या हो जाएगा, तुमको 1 के इक्वल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर तुमको सारे जो सम प्रोबेबिलिटीज होंगे किसी के, जो तुमको एग्जॉस्टिव इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वह 1 के इक्वल होगा। तो ये तुम्हारा हो गया प्रोबेबिलिटी, तुम्हारा क्या होगा 0 से 1 के बीच होगा। और दूसरा है तुमको पी ए यूनियन बी जो होगा, दूसरा फॉर्मूला तुम्हारा कह सकते हो यूनियन का बात करते हैं। पी ए यूनियन बी जो होगा तुम्हारा वह होगा तुमको पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हम लोग वेन डायग्राम से भी बनाए थे सेट थ्योरी में भी। इस रिजल्ट को उसी में एनएस से डिवाइड करके हम लोग रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सेट थ्योरी की अगर बात को रिकॉल करें तो उसी के आधार पर इसको हम लोग प्रूव भी कर लेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा तुम्हारा दैट्स इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तुम्हारा सबका मीनिंग तो ऑलरेडी क्लियर है। जैसे कि ए बी दो इवेंट हैं तो इसमें कुछ हो सकते हैं तुमको, ये जो तुम्हारा है ये जैसे वेन डायग्राम में याद होगा, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर तो इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है जो कि ये इंटरसेक्शन बी को बताता है। तो ये जो है तुमको ए में क्या करते थे, इसमें ए में ऐड किया, इसमें बी में ऐड किया, तो एक बार ये जो एरिया है 2 बार ऐड हो गया तो एक बार क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो सेट थ्योरी में तुमने पढ़ा होगा, इसका प्रूव करें तो हम लोगों ने पढ़ा है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा पहले भी हम लोग 1.6 जो एक्सरसाइज था हम लोग का सेट थ्योरी का, जो कि तुमको ये सब जो लेक्चर्स हैं राइट ऐप पर सारे अपलोड हैं, क्लास 12 के भी सारे लेक्चर्स तुम्हें अपलोडेड हैं। तुम उसको पढ़ के तुम क्लास 12 की भी तैयारी कर सकते हो, जेईई मेंस एडवांस इन सबों की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये तुम्हारा है डिवाइडेड बाय एनएस से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा तुमको एन ए यूनियन बी बाय एन एस इज इक्वल टू एन ए बाय एन एस प्लस एन बी बाय एन एस माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस। इसका जो प्रोबेबिलिटी है क्या हो जाएगा तुम्हारा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी तुम्हारा हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो फॉर्मूला था ये पहले के आधार पर हो गया। अब जैसे कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में बात करें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए अगर इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है 0 होता है। प्रोबेबिलिटी जो तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी में तुमका क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, फाई हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाता है तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको हम लोग लिख सकते हैं इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होता है 5 होता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताए थे। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया तो एन ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा क्या हो गया 0 हो गया। इसमें 5 में एक भी एलिमेंट नहीं होता तो इसमें 0 हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी भी क्या हो गया, ये जब 0 बाय एन एस दैट्स इक्वल्स टू 0 हो गया। तो पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, अभी पी ए यूनियन बी बराबर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन भी, तो माइनस 0 करेंगे तो वो तुमको इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहने पर। जहां तक कि प्रोबेबिलिटी ए और ए डैश का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश करें हम लोग, पी ए यूनियन ए डैश, ए डैश को नॉट ए भी कहते हैं हम लोग, नो पी ए यूनियन नॉट ए, जो कि कंप्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ए हो गया तुमको पी ए हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और पी ए नॉट, तो पी ए
नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखो पी ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी ए डैश, ये कंप्लीमेंट्री इवेंट है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए डैश, पी ए डैश। तो ए और ए डैश में कोई भी कॉमन नहीं हुआ, दोनों कंप्लीमेंट्री इवेंट है, तो ये क्या होगा तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा कि किसी इवेंट ए के का होना और ए का नहीं होना, ये दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, और दोनों का जहां तक ये एग्जॉस्टिव भी है, होना और नहीं होना मिलके क्या हो गया तुम्हारा, ये तुमको ये NS के इक्वल हो गया सीधा, ये तुमको क्या हो गया तुम्हारा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ये तुम्हारा हो गया, ये एग्जॉस्टिव हो गया, ये एग्जॉस्टिव भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है ये दोनों। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया कि मतलब जैसे किसी भी इवेंट को लो, जैसे कि मानते हैं कि एक डाइस को हमने थ्रो किया, तो ऑड का आना और ऑड का नहीं आना, कभी भी नॉट जोड़ दिया तो वो इवेंट दोनों मिलके एग्जॉस्टिव ही हो जाएगा आपका, और दोनों मतलब क्या होगा, हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा। और एग्जॉस्टिव होने का मतलब सारे जो NS सारे एलिमेंट आ गए उसके, तो इसमें तुमको क्या गया, NS के सारे एलिमेंट आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, मतलब इसमें NS के इक्वल हो गया, बाय NS हो गया। दैट्स इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा था PA प्लस PA डैश माइनस ये क्या होगा, 0 हो गया तुम्हारा। तो ये 1 इज इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस PA डैश, ऐसा कर सकते हैं। तो PA नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस PA, एक कंप्लीमेंट्री ऑफ A, कंप्लीमेंट्री ऑफ इवेंट A, ये तुम्हारा कंप्लीमेंट्री ऑफ इवेंट A हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा PA डैश इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस PA। तो अब है तुम्हारा इसका A यूनियन A डैश जो तुम्हारा हो गया, दैट्स इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A डैश 0 हो गया तुम्हें, A इंटरसेक्शन A डैश का वैल्यू 0 के इक्वल हो गया, यूनियन में मतलब 1 हो गया। अब है इसके बाद तुम्हारा, अब जैसे कि कुछ इवेंट है जो एग्जॉस्टिव इवेंट जब हो जाएगा, जब तो एग्जॉस्टिव इवेंट होने के बाद क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी, जैसे इसको फिर से मार्क भी कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट, यूनियन ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट इज 1। उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सारा जब सारे जो संभावनाएं हैं सारे हो गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी एग्जॉस्टिव होने के बाद। तो ये तुम्हारा था इसका। और कभी भी एग्जॉस्टिव इवेंट है तो अगर तुमको सारे एग्जॉस्टिव इवेंट, तो उसका सम क्या होगा, 1 ही होना चाहिए। तो ये तुम्हारा जितना भी था, तुमको ये सब थ्योरीज थे जो कि तुमको 16.3 जो NCERT के बुक है उसमें रिक्वायरमेंट होंगे, और इसके बाद तुम मिसलिनियस वगैरह भी इसको बना सकते हो। तो पहले मैं एग्जांपल्स कुछ बता देता हूं, और उसके बाद तुमको, तो पहला एग्जांपल है 16.9, उसमें एक NCERT का एग्जांपल है तुमको 16.9, इसी से पहला स्टार्टिंग, इसमें एक सिंपल स्पेस में दिया हुआ है, कुछ इवेंट दिया, ω1, ω2, ω3, ω4, ω5 और ω6, 6 इवेंट हैं इसमें, 6 मतलब इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं। और इसके जो कुछ एक जो है तुमको इसके पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटीज के कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं कि कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं और कौन कौन से प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकते हैं। इससे पहला में P⍵1 जो दिया हुआ है, ये तुमको, जिसमें इसको जो चेक करेंगे, इसमें 2-3 बातें में जो कि तुम ध्यान रखोगे, जिसके आधार पर भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो कभी भी मैंने कहा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच होनी चाहिए। और ये तुमको P⍵1 यूनियन ω2, जो सबका जो सारे क्या है, तुमको सारे जो एलिमेंट होंगे इसका सम जो होगा, दैट इज सम जो है तुमको ω2 से लेके ω6 तक का जो सम होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, ये 1 ही होना चाहिए। और कभी भी क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए या 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो भी सेट आपको, जो 5 सेट वहां दिए हुए हैं, जो सेट की इन दोनों कंडीशन को ओबे करेगा, जो सेट, वो क्या होगा, सही होगा, और जो सेट इसको डिसओबे करेगा वो गलत होगा। तुम्हारा जो एग्जांपल, जो बुक्स तो अगर तुम्हारे सामने होगा, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी तुमको सबका जो दिया हुआ, पहला में दिया हुआ P⍵1 बराबर P⍵2, दैट्स इक्वल्स टू
पी ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1/6। तो अब देखिए ये दोनों पर सभी का 0 से 1 सभी का 1/6 है, तो 0 से 1 के बीच में भी है, और सबका सम भी 1/6 और इंटू 6 दैट इज 1 हो गया। तो ये क्या होगा, इट इज वैलिड, ये तुम्हारा वैलिड है। दूसरा था तुम्हारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 तो 1 दिया हुआ है, और ओमेगा 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 6 ये 0 है। तो देखिए 0 भी हो सकता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, 1 भी पॉसिबल है, और सबका सम भी क्या है आपका 1 + 0 क्या होगा तुम्हारा 1 होगा। तो इसका मतलब इस सभी कंडीशन को जो मैंने लिखा उसको वैलिड किया, इट मींस इट इज करेक्ट। सी में तुम्हारा था एक निगेटिव दिया हुआ है, किसका वैल्यू, किसी का निगेटिव दे दिया पी ओमेगा 5 और दोनों 6 दोनों का इक्वल है कितना, -1/4 ना, -1/4। ये वैलिड एंट्री नहीं है, ये क्या है तुम्हारा निगेटिव इज नॉट वैलिड एंट्री, ये क्या हो गया तुमको इनवैलिड हो गया, ये गलत हो गया सी में तुम्हारा। डी में तुम्हारा है कि एक का एंट्री लास्ट वाला 3/2 कर दिया है तुम्हारे साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 6 क्या लिखा हुआ है इसमें 3/2, ये वैलिड एंट्री नहीं है, आप 1 से कभी ज्यादा नहीं ले सकते, ये भी रॉन्ग हो गया आपका। और पांचवा जो तुम्हारा है उसका जो सम करोगे ओमेगा 1 + ओमेगा 2 डॉट पी ओमेगा 6, ये तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, ये क्या होगा तुम्हारा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो इट इज नॉट वैलिड। तो ये तुम्हारा ये फर्स्ट सेकंड तुम्हारा वैलिड एंट्री है। बाकी तुमको थर्ड में क्या रॉन्ग है कि एक निगेटिव एंट्री दिया गया, फोर्थ में है तुमको एक एंट्री जो है 3/2 से ज्यादा 1 से बड़ा दे दिया गया, और फिफ्थ में तुम्हारा है कि सबका सम 1 से ज्यादा हो जाए। एग्जॉस्टिव इवेंट है तो उसका सम 1 ही होना चाहिए था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है सब। अगर ओमेगा 1 होगा तो निश्चित रूप में ओमेगा 2 नहीं होगा, ये बात क्लियर है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, और सब मिल करके क्या होगा एग्जॉस्टिव भी होगा, सिंपल इसके बाद तो सबका सम भी क्या होता है 1 होना चाहिए। तो इसके आधार पर हम लोग एंट्री को चेक कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा 9 नंबर था। 10 नंबर का एग्जाम्पल क्या है अब, डायमंड 16.910। तो देखो कार्ड जहां तक है, कार्ड के बारे में पढ़े हुए, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा है नहीं जानता है तो मैं कार्ड के बारे में संक्षेप में बता देता हूं। जो प्लेइंग कार्ड का होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड होता है, कार्ड 52 कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स 52 होते हैं। इसमें जो है तुमको 26 होते हैं रेड कलर में होते हैं, 26 रेड कलर के होते हैं, रेड कलर, और 26 ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर, COLOUR। जहां तक कि देखा होगा कंप्यूटर में देखा होगा COLOR लिखा हुआ रहता है। माइक्रोसॉफ्ट में जो तुम्हारा जो कि अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन इंग्लिश का यूज करता है, तो उसमें COLOR लिखा है। मैं अमेरिकन इंग्लिश में इसका जो है स्पेलिंग होता है कलर का COLOR। हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में COLOUR। और तुम्हारा ये क्या हो गया, इसके बाद है तुम्हारा ये 26 हो गया, जो तुम्हारा कौन सा हो गया तुम्हारा, ये रेड कलर में आएगा। और 13 जो तुम्हारा होगा, ये 13 होता है तुम्हारा स्पेड में, 13 इसमें तुमको 13 इसमें डायमंड होता है, रेड कलर में 13 डायमंड, और 13 कलर का होगा तुम्हारा हार्ट। ये हार्ट, ये 13 कार्ड क्या होगा तुम्हारा रेड कलर में आएगा, दैट इज 13 जो डायमंड के हो गए, 13 स्पेड के, 13 हो गए तुम्हारा हार्ट के, ये दोनों क्या होंगे रेड कलर में होते हैं। और इधर होते हैं जो 13 है तुमको, ये स्पेड के हो गए, 13 स्पेड के हो गए, ब्लैक कलर में होंगे, और 13 इसमें कहते हैं क्लब, ये तुमको 13 ये भी होंगे। तो इस बार 13 चारों हो गया। 26 कलर में 2 पार्ट बट गए, इस चार को, इन चारों को सूट कहा जाता है। जैसे कि 4 सूट हो गए, 4 सूट कौन कौन हो गए, 4 सूट्स का क्या हो गया, जिसमें 13 हो गए, 4 सूट्स में कौन कौन हो गया, डायमंड, हार्ट ये रेड कलर में, स्पेड और क्लब, ये 13 चब में हो गई, 4 सूट कहलाते हैं ये। अब देखिए किसी भी जो तेरे कार्ड के में क्या क्या होता है, तुमको 3 जो है तुमको फेस कार्ड होते हैं, जैक, जे लिखा हुआ रहेगा, जैक जिसको कहते हैं, किंग, के से लिखा हुआ रहेगा, और क्वीन। ये जैक, किंग और क्वीन, ये तुमको क्या हो गया, ये फेस कार्ड कहलाता है। तो तीनों में सब में होगा ये 13। तो फेस कार्ड कितना हो गया, प्रत्येक में 3 हो गया, तो 3 गुना 4 मतलब कि 4 सूट है, तो 12 क्या हो गया तुम्हारे फेस कार्ड होंगे। एस को जाहिर है फेस कार्ड नहीं कहता है। इस फेस कार्ड के अलावा 10 होंगे। अब तुमको जैसे 10 कार्ड कौन कौन होते हैं, ए लिखा हुआ रहेगा, एस इसको कहा जाता है,
एक ए होगा, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तुम्हारा हो गया कार्ड का, ये तुम्हारा हो गया सब कार्ड में ये 10 तक लिखा होता है। ये 10 कार्ड हो गए और प्लस 3 फेस कार्ड सब में रहेगा, और सभी ये सभी अलग अलग सूट में बने हुए हैं, जिसका कि तुमको डायग्राम वगैरह देखा होगा। डायमंड का अलग होता है, डायग्राम से खैर ऐसे मतलब नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया क्या चीज तुम्हारा, ये तुमको तो इतना जानकारी की जरूरत पड़ेगी तुम्हें कार्ड के जो क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने में। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो एक 52 कार्ड्स का जो पैक है उसमें से तुमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। एक कार्ड को उससे निकाला गया तो इसके एनएस कितने होंगे। तो जाहिर है कि एक कार्ड जब आप निकालेंगे तो उसमें से एक कार्ड में कितने कार्ड हैं टोटल, 52 है तो कोई भी निकल सकता है, तो सभी जाहिर है कि क्या होंगे, तो एनएस जो होंगे उसमें कितने हो गए तुम्हारा, कि एक कार्ड निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है एक टोटल एक कार्ड निकालने के कितने तरीके हो गए, 52 तरीके हैं, जिसको 52C1 भी कह सकते हैं आप। जैसे दो कार्ड निकाले तो आपको 52C2, 52C1 का है या 52 एक ही चीज है, तो दैट इज सिंपल भी काउंटिंग कर सकता है कि नंबर या 52 कार्ड आपको रखा है, कोई भी ले सकते हैं, तो दैट कोई भी लेंगे तो दैट 52 है तो 52 है तो 52 तरीका से हम ले सकते हैं। और डायमंड कितने हैं अभी, डायमंड अगर तुमको इवेंट, ये डायमंड का इवेंट ऑफ गेटिंग डायमंड कितने हैं इसके, ये 13 होता है। डायमंड अभी देखा कितना था, 13 कार्ड था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डायमंड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P इज इक्वल टू NE बाय NS। तो NE के फेवरेबल में है 13 कार्ड्स हैं और NS में 52 कार्ड है, तो 1/4 हो गया, ये तुमको इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। चलिए और इस पार्ट में, इसमें पार्ट है नॉट NS, ये A नंबर इसको हुआ। तो ये जो कार्ड ड्रॉ किया गया तो इसमें नॉट एन एस, तो एस कितने होते हैं, तो एस मतलब कि एस जो होगा तुम्हारा, एस का अगर तुमको हो गया ए, अगर लिख दें एस को ए लिखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ एस कितने होते हैं, नंबर ऑफ एस 4 होते हैं, नंबर ऑफ एस 4। तो एन ए डैश कितना हो गया, एन ए डैश नॉट एस का मतलब 52 माइनस 4 हो गया, जो एस नहीं है दैट इज 48 हो गया, तो 48 हो गया नॉट एस का। तो इसकी नॉट एस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस, इसको पी ए डैश भी कह सकते हैं, दैट्स इक्वल टू एन ए डैश बाय एन एस। तो ये 42 कार्ड हैं जो कि एस नहीं है और टोटल 52 कार्ड हैं, तो दैट्स इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 12/13। चलिए तो ये हो गया तुम्हारा। ब्लैक कार्ड की कितनी पॉसिबिलिटीज है, यही का क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने थे, ब्लैक बी से अगर ब्लैक लिखें तो ब्लैक कार्ड कितने थे 26, जैसा अभी मैंने लिखा था। तो ये ब्लैक का B4 ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड होने की कितनी हो गई तुमको, तो 26/52 दैट्स इक्वल टू 1/2, ये हो गया तुम्हारा, ये खत्म हो गया। नॉट ए डायमंड, चलिए तो डायमंड का देख लेते हैं, चौथा नंबर में है इसका नॉट ए डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डायमंड, चलिए डैश कर दिए डी से डायमंड, नॉट डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी डायमंड कितना होगा, तो एन डी डैश नॉट डायमंड बाय एन एस। अब नॉट डायमंड तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, 52 टोटल होते हैं, 13 उसमें डायमंड होते हैं, 52 माइनस 13 होंगे नॉट डायमंड बाय 52, तो 39/52 दैट्स इक्वल टू 3/4। ये 3/4 हो गया तुमको किसकी प्रोबेबिलिटी, नॉट डायमंड की। नॉट ए ब्लैक कार्ड, तो नॉट ए ब्लैक कार्ड में क्या होगा तुम्हारा, ब्लैक कार्ड एक लास्ट है, तो नॉट ए ब्लैक कार्ड, चलो यहां जगह है लिख देते हैं, पांचवा है ये, पांचवा 5, तो नॉट ए ब्लैक, तो पीबी हमको निकला हुआ है, चलो इसका भी यूज करते हैं, सीखेगा। पीबी 1/2 है, पीबी प्लस पीबी डैश, ब्लैक का तुमको निकाले थे, नॉट ब्लैक इज इक्वल टू 1 होगा, तो नॉट ब्लैक का इधर से भी निकालते, पीबी डैश इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस पीबी, दैट्स इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1/2 दैट्स इक्वल टू 1/2। इस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे कंप्लीमेंट्री वाला बताए थे उसका भी यूज कर दिया यार, नहीं तो नॉट ब्लैक का मतलब यहाँ पे ऐसे तो सिंपली रेड से है, तो सिंपली भी समझते नॉट ब्लैक का भी नंबर कितना है हमारा 26 ही है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 26/52, या नहीं तो उसका थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। तो इस ढंग से तुम्हारा क्या होगा, जो 10 नंबर है एग्जाम्पल खत्म हो गया। 11 पर हो, अच्छा तो इसमें 4 रेड बॉल है और 3 ब्लू 2 येलो, ठीक है।
और डिस्क है, बॉल नहीं, डिस्क। अच्छा, सिमिलरली शेप एंड साइज, ये रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और कितने क्वेश्चन समझो, एग्जाम्पल 16.11 हो गया। इसमें तुमको जो है सब बॉल एक ही जैसा, ऐसा तो नहीं लिखा है सर, मतलब सारा जो ब्लू बॉल है सब एक जैसा है। कौन कौन कलर का बॉल था? 4 रेड, 4 रेड डिस्क है, तो R2 R3 4 रेड डिस्क हो गया। 3 ब्लू B1 B2 B3 हो गया। 2 येलो Y1 और Y2, ये 12 है आपके सिंपल स्पेस में। और इसमें से डिस्क निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू NS कितना हो गया हमारा? 12 है, LS 9 है, सॉरी हाँ NS 9 है। तो ये तुमको 4 है रेड, 3 हो गया ब्लू और 2 येलो, 9 डिस्क हो गया, 9 डिस्क हो गया। चलिए अब क्या निकालना है? फर्स्ट में रेड का तुम्हारा, तो रेड कितना होगा? रेड का 3 है हमारे पास। रेड होने के लिए R अगर सेट को लिखें, R1 4 है ना, R2 R3 R4 4 हो गया। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगा तुम्हारा? नंबर ऑफ रेड बॉल बाय नंबर ऑफ बॉल इन सिंपल स्पेस, दैट्स इक्वल टू 4/9। चलिए दूसरा येलो बॉल का, तो चलिए डायरेक्टली लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल दैट्स इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ येलो बॉल बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, दैट्स इक्वल 2/12, 2/9। ये भी ब्लू भी तुम्हारा, तो PB इज इक्वल टू क्या हो गया? NB, ब्लू से B से ब्लू, इस बार B से ब्लू का दे दिए, दैट इज इक्वल टू 3/9, दैट्स इक्वल टू 1/3। चलिए ये भी हो गया। नॉट ब्लू, तो आप जो है थ्योरम का यूज कर लेते हैं ब्लू का, तो PB डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 - PB। नॉट ब्लू का हमारे पास आ चुका है 1 - 1/3 आ चुका है ब्लू का, तो दैट्स इक्वल टू 2/3 नॉट ब्लू का हो गया। चलिए नेक्स्ट, आइदर रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, R यूनियन B, ये ना, दैट्स क्या होगा? PR प्लस PB माइनस PR इंटरसेक्शन B। तो P ये तुमको 4/9 है, ये 1/3 है, और दोनों कोई बॉल ऐसा नहीं जो रेड भी और ब्लू भी, ऐसा कोई बॉल ही नहीं है, तो क्या होगा? इंटरसेक्शन 0 हो गया। तो इसको जब एलसीएम ले लेंगे 9, तो हमारा क्या हो जाएगा? 7/9 बॉल हो गया तुम्हारा। ये लास्ट था इसका तो कितना हो गया? ये 11 हो गया। अब 12 क्वेश्चन पढ़ो। हाँ नॉट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन। तो 2 स्टूडेंट एक एग्जाम में अपीयर होते हैं, अनिल और आसिमा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 16.12 का शायद बात कर रहे हैं ना। 2 स्टूडेंट हैं जो कि किसी एग्जाम में अपीयर होते हैं, जिसका नाम है अनिल और आसिमा। तो अनिल का जो है तुमको पास करने का प्रोबेबिलिटी को अगर A लिखें, तो अनिल को क्वालिफाई करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.05। और आसिमा को अगर हम लोग B लिख दें, तो आसिमा को क्वालिफाई करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.1, ज्यादा है इससे। और दोनों के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.02। तो देखो ये तुम्हारा है कि तो दोनों का अभी जो क्वेश्चन है तुमको, क्वेश्चन है कि दोनों क्वालिफाई नहीं करे, ए भी क्वालिफाई नहीं करे एंड बी भी क्वालिफाई नहीं करे, नॉट ए नॉट बी, ऐसा है। तो दोनों के क्वालिफाई नहीं करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखिए इसके लिए क्या होगा, तुम्हें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भेन, तुम जो डिमॉर्गन्स लॉ से जानता होगा कि जो सेट थ्योरी के नॉलेज से, ये होता है ए यूनियन बी का होल डैश के इक्वल होता है।
ये तुमको प्रोबेबिलिटी के वेन डायग्राम से जानता होगा, ये पहले से सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। ए डिमॉर्गन्स लॉ याद करो, डिमॉर्गन्स लॉ का दो लॉ होता है, पी ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसा होता है, या ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये दो लॉ होते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, जिसको वेन डायग्राम से भी से तुम प्रूव कर सकते हो। तो हम इसको जो है इक्विवेलेंटली हम ऐसा लिख सकते हैं, न दोनों क्वालिफाई नहीं करे तो पी ए यूनियन बी निकाल के दैट्स इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस, जब पी ए यूनियन बी किसी का भी निकाल सकते हैं, तो हमारे आंसर का मतलब ये हो गया कि ए यूनियन बी निकाल के उसको 1 में क्या कर देना है, हमको माइनस करना है। इसका समझ में आ गया। तो अब हम लोग ए यूनियन बी क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेट या यहीं पे कर दो, चलो यहीं से बढ़ रहे हैं तो बढ़िए जाओ। तो पी ए यूनियन बी को क्या लिखते हैं लोग, पी ए प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों डाटा हमारे पास गिवन है, तो हमारा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। पी ए है 0.05, ये होगा 0.1 माइनस 0.02, तो ये हो गया 0.087, 0 पॉइंट कितना होगा तुमको 05 है ना, तो 0.15 हो गया, 0.13, 0.87, कितना आंसर है, फाइनल आंसर हो गया 0.87। ए भी क्वालिफाई नहीं करे, आसिमा भी नहीं और अनिल भी नहीं, तो कितना हो गया इसका आंसर 0.87। चलिए अगला क्वेश्चन, एटलीस्ट वन ऑफ देम, चलो मिटा दिया है तो लिख लिया होगा आई होप, तो मैं आगे निकालता हूं, इसमें और पार्ट है क्या, और दूसरा पार्ट, चलिए इसी का क्वेश्चन ऐसे मिट गया, एटलीस्ट, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम, तो देखो इसका मतलब देखो अगर इसमें जो वर्ड में लिखे ए क्वालिफाई करे बी नहीं करे तो भी आपका क्लियर है, या ए नहीं करे और बी कर जाए, एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा ए भी नहीं करे और देखो यहां पर ए भी नहीं करे और बी भी नहीं करे, यहां क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक क्वालिफाई नहीं करे, ऐसा कह रहा है, एक नहीं करे में दोनों भी क्वालिफाई नहीं करे, इसको भी ये लेने के क्या है, रेडी है। तो यहां पर इसके बाद बचा क्या हमारे पास, देखो या तो तुमको अब देखोगे इसमें अगर हम लोग पी ए, ये तीनों हमारा फेवरेबल क्वेश्चन का आंसर है, तो यहां क्या बचा है कि ए इंटरसेक्शन बी में दोनों पास कर जाए, यही नहीं बचता, एक दोनों फेल, एक फेल या दोनों पास, और तो कुछ बचा नहीं, एक फेल हो गया या एक पास, यही हो रहा था, एक पास दोनों फेल या दोनों पास, यही ना होगा। अब तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी क्या नहीं बचता है, तो ये एग्जॉस्टिव हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा जो फेवरेबल, जो ये तीनों का सम जो होगा हमारा आंसर है हमारे क्वेश्चन का, तो दैट इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारा, तो 1 माइनस पी इंटरसेक्शन बी कितना 0.02 है तुम्हारा, तो आंसर कितना 0.98। तो ये तीन निकालने से हमको ज्यादा आसान था कि इसको इसमें क्या कर देना, ये चारों मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये समझ में आ गया होगा। मतलब क्या इसमें होशियारी की है कि या तो तुमको क्या हो गया, ये एक तरह से ए इंटरसेक्शन बी का डैश था तुम्हारा, कम से कम एक क्वालिफाई करे, दोनों मतलब इसमें एक ही चीज बचा, या तो इसको देखो ए इंटरसेक्शन बी का दोनों पास नहीं कर जाए, मतलब एक फेल करे या दोनों फेल करे, लेकिन दोनों पास नहीं करना चाहिए, यही वो कहना चाह रहा था, यही कहना चाह रहा था मैंने, ए यूनियन बी का डैश, ऐसा कह रहा था, ये ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी दोनों पास कर जाए, ये ऐसा दोनों ये पास कर जाए या तो, और इस बार क्या कर दिया डैश कर दिया, तो इसका या तो तुम्हारा ये आंसर हो गया। जैसे ये भी समझ में आ गया होगा क्या किए, चारों का सम क्या होगा हमारा 1 होगा, कभी भी चार ही पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटी उसको फेवरेबल चाहिए, हमको 3 निकालने में ज्यादा दिक्कत होगा, ये 3 को निकालना हमारे लिए क्या होगा ज्यादा कठिनाई होगी, तो हम उसके बदला क्या कर लिए, उसको चौथा को निकाल के 1 में क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो ऐसा भी तरीका अप्लाई किया जाता है। तीसरा हाँ और है 1 ओनली 1, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी और एगो पी ए इंटरसेक्शन कौन सी बी डैश, तो यही दोनों का सम चाहिए इसको, और इसमें एगो था कौन सी था, अब इन दोनों का जो चारों का तो सम हम लोग निकालो, या एगो कौन सी था इसमें दोनों क्या कर जाए, दोनों फेल कर जाए, यही था एक तो जो हम लोग निकाल ही चुके हैं शायद पहले में,
और अभी क्या था, ये तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1, यही था। तो इसका आंसर कितना निकाला था हम लोग 0.87 था ये, और इसका कितना 0.002 था। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इधर से माइनस कर देंगे। ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन क्या होगा तुम्हारा बी डैश माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दोनों क्वालिफाइड नहीं करे, एक तो दोनों फेल भी नहीं होना चाहिए, दोनों क्वालिफाई भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास दोनों का आंसर है। हमारे पास इसका आंसर कितना है, फर्स्ट पार्ट का आंसर दैट इज 0.87। आइए तुमको ये तो क्वेश्चन में गिवन है 0.02, ये ना है, तो 0.11 कितना आंसर है 0.11। तो इन सब बात को देखो वेन डायग्राम से भी देख सकते हो, जैसे कि दोनों का फेल करना, दोनों का पास करना, उन सबों का जो है तुमको उसमें 1 में माइनस करके बाहर भी करके उसे निकाल सकते हैं। चलो और है पार्ट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ो। नो मैन, इसलिए आंसर कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट, 3 पार्ट है। चलिए देखते हैं, तो एनसीईआरटी का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एग्जाम्पल है 16.13। तो इसमें एक कमिटी बनाना है जिसमें कितने मैन हैं, 2 मैन है 2 वुमेन है टोटल। इन सब चारों से मिलकर के एक कमिटी को बनाना है जिसमें कितने लोगों की कमिटी होगी, तो नीचे देगा कितने लोगों की कमिटी बननी है, 2 पर्सन्स का। ये 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है और उससे कमिटी हमको क्या करना है, बनाना है। तो 4 तो एनएस क्या हो जाएगा, ये 4 में से 4 को सिलेक्ट करना है, 4C2 हो गया। 4 में से 2 को लेने का तरीका, तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2, एनसीआर का फॉर्मूला याद करो, बैनिवेल थ्योरम। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं इसको। अब फैक्टोरियल 2 तो एक कैंसिल है, एक फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख दो, तो दैट्स इक्वल टू 6। तो 4 में से 2 लोगों को लेकर कमिटी बनाने का तरीका हुआ क्या होगा, एनएस इसका 6 तरीका से हो सकता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि दोनों क्या होना चाहिए, दोनों नॉट, पहला पार्ट में क्या है, नो मैन, मतलब दोनों ओमेन हो जाए। नो मैन का मतलब दोनों क्या हो जाए, ओमेन। तो इसके लिए क्या तरीका होगा, तो एनई जो तुम्हारा होगा, एनई हो गया, दोनों क्या होना चाहिए हमारा ओमेन से ही, नो मैन। दैट्स ये इसका तो एक ही तरीका है, मैन से एक 0 हो गया, 2 में से क्या हो गया 0 हो गया, तो 2 में से क्या होगा 2 लेना होगा सीधा आपको। तो 2 में से 2 का कितना तरीका होगा, ये एक तरीका हो गया, दोनों लिख लेना, तो कितना फेवरेबल हमारे लिए हुआ, एक तरीका होता। पीई बराबर क्या हो गया हमारा, एनई बाय एनएस। तो एनएस तो हो गया 1/6 हो गया तुम्हारा, यही आंसर है। चलिए दूसरा, 1 मैन एंड 1 वुमेन, तो जाए 1 मैन क्लियर, 1 वुमेन नहीं लिखा हुआ है, 1 मैन, एटलीस्ट 1 मैन, ऊपर लिखा हुआ होगा नहीं, कमिटी हैज 1 मैन, इसका मतलब 1 मैन 1 वुमेन, शायद यही लिखता है, एटलीस्ट भी नहीं लिख रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें जो कि तुम्हारा पीएफ जो होगा तुम्हारा 1 मैन, तो एक क्या होगा वुमेन से भी लेना होगा आपको, 2 का तो कमिटी बनाना है ना हमको। ये 2C1 इंटू 2C1/6 होगा, तो 2C1 भी 2 हो गया, 2 इंटू 2/6, तो 4/2/3 आंसर है। तो 1 मैन और 1 क्या हो गया वुमेन, यही हुआ। तो इसमें मतलब 1 मैन है तो एक को लेना ही है, तो एक ही मैन होना चाहिए, एक से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक से कम भी नहीं होना चाहिए, 1 मैन का यही मतलब था यहाँ। तो ये भी तुम्हारा हो गया। अब क्या है 2 वुमेन, 2 मैन, ठीक है। तो ये तीसरा होगा 2 मैन। तो 2 मैन लेने का क्या होगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का, जो भी है पीजी कहिए 2C2, दोनों मैन से लिए, तो ये 1 तरीका हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मतलब दोनों ओमेन हो गया, दैट इज बाय एनएस। तो 1 बाय क्या होगा तुम्हारा 1/6, और है इसमें एकदम पर समाप्त हो गया लास्ट। ये तुम्हारा, अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज तुमको बनाना है एनसीईआरटी का, तुम एक्सरसाइज बना सकते हो और 16.3 इसके बाद सॉल्व कर सकते हो, और मिसलेनियस है तुम्हारा, और इसके बाद जो तुमको मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस बना सकते हो, एग्जांपल एक्सरसाइज, और तुमको जो एग्जाम्पलर के बुक्स हैं या किसी और भी बुक से तुम क्या कर सकते हो, क्लास 11 का ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक था।
जो कि तुम्हारा समाप्त हो गया। क्लास 12 के सभी सारे लेक्चर्स राइज टूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम सारे लेक्चर्स देख सकते हो, और जितने भी तुमको कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी, तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस भी तुम बनाओगे, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रोबेबिलिटी भी, जिसमें कि तुमको काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मेंस हो या जेईई के जो एग्जाम है उसमें भी आते हैं। तो तुम जाहिर है कि इसको जो है बेहतर रूप में बनाओगे। जहाँ भी तुम्हें कुछ और भी कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तुम हमसे संपर्क कर सकते हो राइज टूल ऐप के माध्यम से। इसी साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।